मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर विभाग हिंदी साहित्य उत्तरार्ध के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा हम ईश वंदन से आरंभ करते हैं। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य आराध्य हैं। वो हमारे सभी संकट विघ्नों के नाशक हैं। उनको नमन व वंदन करते हुए हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। शिव पार्वती के राज दुलारे, है सारे जगत के रखवारे, प्रथम पूज्य आराध्य गजानन, सदा बसो प्रभु हृदय हमारे, आपको कोटिश नमन व वंदन। स्नेही विद्यार्थियों, गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कक्षा में हम भाषा विज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का क्या संबंध है। भाषा विज्ञान वाटिका में खिला हुआ एक फूल नहीं, अपितु विविध फूलों का गुलदस्ता है। एक ऐसी वाटिका जिसमें भांति भांति के फूल खिले हुए हैं। उसी तरह से ज्ञान अपने विराटतम रूप में अखंड है। तत्वतः उसे अलग अलग शास्त्रों और विभागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वो एक दूसरे से पूर्णतः अलग होते हुए भी जुड़े हुए हैं। इस तरह अखंड ज्ञान का ये विभाजन केवल व्यावहारिक है, तात्विक नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से मनुष्य ने अपनी ज्ञान की सीमा और अध्ययन विश्लेषण की सुविधा के अनुसार अखंड ज्ञान क्षेत्र को कुछ विभागों में विभाजित किया हुआ है, जिसे उसने अलग अलग विज्ञानों, शास्त्रों आदि की संज्ञा दी है। जैसे व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, मानव विज्ञान और दर्शन। आज हम इन सभी ज्ञान की विभिन्न ज्ञानों से संबंध की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। व्याकरण के बारे में जब हम परिचर्चा करते हैं तो विदित होता है कि भाषा विज्ञान और व्याकरण एक दूसरे के इतने समीप हैं कि कभी कभी तो दोनों को एक, या भाषा विज्ञान को व्याकरण या व्याकरण को भाषा विज्ञान मानने का भ्रम हो ही जाता है। व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं। यूँ इस बात के निर्देश पर अधिक बल देते हैं कि भाषा में कहाँ कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग शुद्ध है, कैसा अशुद्ध है। इसके विपरीत भाषा विज्ञान विज्ञान है जिसका संबंध इस आदर्श से नहीं है कि कहाँ कैसा प्रयोग होना चाहिए। वो तो केवल इस बात को जानना चाहता है कि कब कहाँ कैसा प्रयोग होता है। व्याकरण विवरण और वर्णन प्रदान है, तो भाषा विज्ञान विवेचन विश्लेषण प्रदान। दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि व्याकरण केवल व्याकरण के रूप आदि देकर मौन हो जाता है, जबकि भाषा विज्ञान और गहराई में जाकर ये पता लगाता है कि वो रूप क्या है, कहाँ से आया है, कितना पुराना है आदि। उदाहरण के लिए व्याकरण ये कहकर चुप हो जाएगा कि जा का भूतकाल का रूप गया होता है, किंतु भाषा विज्ञान और गहराई में जाकर ये खोज लगाएगा कि मूलतः गया का जा से कोई संबंध नहीं है। संस्कृत में गम और या दो धातुएं थी। या से जा का विकास हुआ, जिससे जाता, जाना, जाए, जाया आदि रूप बनते हैं। गम से हिंदी में केवल एक ही रूप आया, गया। अकेला रूप होने के कारण इसके लिए अलग धातु की कल्पना नहीं की गई। इसे भी जा का ही रूप मान लिया गया। इस तरह भाषा विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। जहाँ तक संबंधों का प्रश्न है
भाषा के अध्ययन में दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं ही, अन्योन्याश्रित भी हैं। बिना भाषा विज्ञान की जानकारी के अच्छा व्याकरण नहीं लिखा जा सकता और दूसरी ओर भाषाओं के विश्लेषण में भाषा विज्ञान व्याकरण से पर्याप्त सामग्री और सहायता लेता है। उदाहरण के लिए व्याकरण का संधि प्रकरण पूरी तरह भाषा विज्ञान पर आधारित है। दूसरी ओर भाषा विज्ञान अपनी प्रमुख शाखा रूप विज्ञान तथा वाक्य विज्ञान की सारी मूलभूत सामग्री व्याकरण से ही लेता है। साहित्य के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हमें विदित होता है कि भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आज संस्कृत, अवेस्ता या ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषा विज्ञान कह पाता या जान पाता कि ये तीनों भाषाएं किसी एक मूल भाषा से निकली हैं। इसी प्रकार यदि आदिकाल से आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार कर पाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों ही अध्ययनों में भाषा विज्ञान को साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। सत्य तो यह है कि केवल जीवित भाषाओं के अध्ययन को छोड़कर पुरानी या मृत भाषा का भाषा विज्ञान चाहे जिस रूप में अध्ययन करना चाहे उसे पग पग पर साहित्य की सहायता लेनी पड़ेगी और जीवित भाषा के संबंध में ही क्यों, कब और कैसे आदि के उत्तर के लिए उसे साहित्य की भी छानबीन करनी पड़ेगी। जीवित भाषा ये बतला देगी कि भोजपुरी में बाटे शब्द हैं, पर यह कहाँ से आया। इसके लिए भाषा विज्ञान संस्कृत साहित्य को छानेगा, तब यह कहेगा कि इसका मूल संस्कृत रूप वर्तते हैं या बुंदेलखंड की और नटखट लड़कों से ओना मासी धम बाप पढ़ना हम। सुनकर जब भाषा विज्ञान का ये कान खड़ा होगा कि ओना मासी धम क्या बला है, तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन तो उसे ये बतलाएगा कि शाक्टायन के प्रथम सूत्र ओम नमः सिद्धम का ही ये बिगड़ा रूप है। दूसरी ओर साहित्य भाषा विज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। भाषा विज्ञान उसके क्लिष्ट अर्थों एवं विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार हम स्वीकार करते हैं कि भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर जायसीकृत पद्मावत के बहुत से शब्दों को उसके मूल रूपों से जोड़कर उनके अर्थों को स्पष्ट किया है। साथ ही शुद्ध पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली है। इस प्रकार साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान में गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान की वाहिका है और विचारों का सीधा संबंध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से है। इस प्रकार भाषा की आंतरिक गुत्थियों को सुलझाने में भाषा विज्ञान मनोविज्ञान से बहुत अधिक सहायता लेता है। विशेषतः अर्थ विज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर ही आधारित है। वाक्य विज्ञान के अध्ययन में भी मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी प्रकार कभी कभी ध्वनि परिवर्तन के कारण जानने के लिए भी हमें मनोविज्ञान की शरण लेनी पड़ती है। भाषा की उत्पत्ति और प्रारंभिक रूप की जानकारी में भी मनोविज्ञान विशेषतः बाल मनोविज्ञान और अविकसित लोगों का मनोविज्ञान हमारी बहुत सहायता करता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान भी भाषा विज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। पागलों के मनोवैज्ञानिक उपचार में उनके द्वारा कही गई उलूल जुलूल बातों के विश्लेषण, जिसमें भाषा विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है, के द्वारा ही उनकी मानसिक गुत्थियों एवं ग्रंथियों का पता लगाया जाता है। यूँ भी विचारों के विश्लेषण आदि में उसे भाषा विज्ञान से कुछ सहायता अपेक्षित होती है। दोनों के इस घनिष्ठ संबंध के कारण ही अब भाषा विज्ञान की एक नई शाखा अस्तित्व में आ गई है, जिसे मनोभाषा विज्ञान कहते हैं। शरीर विज्ञान का भी भाषा विज्ञान से गहरा संबंध है। भाषा मुख से निकली ध्वनि है। अतएव भाषा विज्ञान को हवा भीतर से कैसे चलती है, स्वर यंत्र, स्वर तंत्री, नासिका विवर, कौवा, तालु, दांत, जीभ,
होठ, कंठ, मूर्धा तथा नाक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं तथा कान द्वारा कैसे ध्वनि का ग्रहण होता है, इन सब का अध्ययन करना पड़ता है और इसमें शरीर विज्ञान ही उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण आँखों से ही होता है, अतएव इस प्रक्रिया का भी अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही है और इसके लिए भी उसे शरीर विज्ञान का ऋणी होना पड़ता है। इसी प्रकार सुर लहर, अक्षर बलागात आदि का अध्ययन भी शरीर विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। भूगोल। भाषा विज्ञान से भूगोल का भी घनिष्ठ संबंध है। कुछ लोगों के अनुसार स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान में बोली जाने वाली भाषा में वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी तथा अन्न आदि के लिए शब्द अवश्य मिलते हैं, पर यदि उनमें से किसी की समाप्ति हो जाए तो उसके नाम का वहाँ की भाषा से भी लोप हो जाता है। सोमलता शब्द का आज हमारी जीवित भाषा में न पाया जाना संभवतः भौगोलिक कारण से ही है। किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना तथा किसी स्थान में बोलियों का अधिक होना भी भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। जहाँ दुर्गम पहाड़ एवं रेगिस्तान होंगे तथा गहरे समुद्र होंगे, स्वभावतः उनके दोनों ओर के लोगों में संपर्क कम हो सकेगा, अतएव भाषा के प्रसार या उसमें परिवर्तन की संभावना कम होगी। पहाड़ तथा जंगली लोगों में आपस में कम मिलने के कारण ही प्रायः भिन्न भिन्न बोलियों का विकास हो जाता है। भूगोल देशों, नगरों, नदियों तथा प्रांतों आदि के नामों के रूप में भाषा विज्ञान को अध्ययन की बड़ी मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है। अर्थ विचार में भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। उष्ट का अर्थ भैंसा से ऊँट कैसे हो गया, सैंधव का अर्थ घोड़ा और नमक ही क्यों हुआ, या संस्कृत में कश्मीर का अर्थ केसर क्यों है, आदि समस्याओं पर विचार करने में भी भूगोल की सहायता अपेक्षित है। भाषा विज्ञान की शाखा भाषा भूगोल तो भूगोल से और भी अधिक संबद्ध है और इसकी अध्ययन पद्धति भी भूगोल की पद्धति पे ही बहुत कुछ आश्रित है। दूसरी ओर किसी जगह के प्रागैतिहासिक काल के भूगोल के अध्ययन में भाषा विज्ञान पर्याप्त सहायता देता है। इतिहास का भी भाषा विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के 3 रूपों को लेकर यहाँ भाषा विज्ञान से उसका संबंध दिखलाया जा रहा है: राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास और सामाजिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। भारतीय भाषाओं में कई हजार अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में कई हजार भारतीय शब्दों का प्रवेश भारत की राजनीतिक परतंत्रता या उन दोनों के बीच राजनीतिक संबंध का ही परिणाम है। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की तथा पुर्तगाली शब्दों के आने के कारण जानने के लिए भी हमें राजनीतिक इतिहास का ही सहारा लेना पड़ेगा। पूर्वी द्वीप समूह की भाषा तथा वहाँ के नामों में संस्कृत शब्दों का आधिक्य भी भारत से वहाँ के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंध की ओर स्पष्ट संकेत करता है। इस प्रकार राजनीतिक इतिहास तथा भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के अध्ययन में सहायता पहुँचाते हैं। धार्मिक इतिहास। भारत में हिंदी धर्म, उर्दू धर्म सांप्रदायिकता के ही देन है। धर्म के रूप में परिवर्तन का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। यज्ञ का लोक धर्म से उठ जाने का ही फल है कि यज्ञ से संबंधित अनेक शब्द जो कभी जीवित भाषा में प्रचलित रहे होंगे आज अज्ञात है। व्यक्तियों के नामों को भी धर्म प्रभावित करता है। इस प्रकार धर्म से व्यक्तिवाचक नामों पर प्रकाश पड़ता है। धार्मिक इतिहास भी इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्यों बंगाली तथा मराठी में ब्रजभाषा के भी कुछ रूप आ गए हैं, या एक ही गांव के रहने वाले हिंदू की भाषा क्यों अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत मिश्रित है तो मुसलमान की भाषा अधिक अरबी फारसी मिश्रित। धर्म के कारण ही बहुत सी बोलियां अन्यों की तुलना में महत्वपूर्ण होकर भाषा बन जाती हैं। मध्ययुग में ब्रजभाषा और अवधि के महत्व का कारण हमें धार्मिक इतिहास में ही मिलता है। दूसरी ओर धर्म के प्राचीन रूप की बहुत सी गुत्थियाँ भाषा विज्ञान से सुलझ जाती हैं। एक देश के दूसरे देश पर धार्मिक प्रभाव के अध्ययन में धर्म से संबद्ध शब्दों का अध्ययन है।
इस प्रकार दोनों एक दूसरे से सहायता लेते हैं। सामाजिक इतिहास के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था तथा परंपराओं का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर भाषा से भी सामाजिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान तथा सामाजिक इतिहास भी एक दूसरे के सहायक हैं। प्राचीन साहित्य में पति विहीन स्त्री के लिए विधवा शब्द है, किंतु पत्नी विहीन पति के लिए कोई शब्द नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। पुरुष स्त्री के मरने पर फिर शादी कर लेता था या उसके लिए पत्नी विहीन रूप में किसी नाम की आवश्यकता नहीं थी, पर दूसरी ओर पति के मरने पर पत्नी को आजीवन उसी रूप में रहना पड़ता था, अतः उसके लिए एक नाम आवश्यक था। प्रागैतिहासिक काल के समाज के अध्ययन के लिए तत्कालीन भाषा से पर्याप्त सहायता ली जाती है। भारतीय परिवार की भाषाओं के अध्ययन के आधार पर मूल भारतीय लोगों की सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भाषा के आधार पर की गई प्रागैतिहासिक खोज भी इसी प्रकार का अध्ययन है। भारतीय भाषाओं में माँ, बाप, बहन, चाचा तथा भाई आदि के अतिरिक्त साला, बहनोई, मौसी, मौसा, फूफा, परदादा, मामा, ससुर तथा सास जैसे शब्द भी हैं, पर यूरोपीय भाषाओं में इनके लिए अलग अलग शब्द नहीं हैं। आवश्यकता अनुसार उन्हें जोड़ जाड़ कर बोलना पड़ता है। ये भी सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। इस भाषा वैज्ञानिक तथ्य से इन दोनों देशों के समाज पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। संस्कृत में मौसी और भुआ के लिए मातृ स्वसा और पितृ स्वसा शब्द हैं, पर मौसा और फूफा के लिए नहीं है। इससे तत्कालीन कौटुंबिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है कि परिवार में फूफा और मौसा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था, इसीलिए उनके लिए किसी नाम की आवश्यकता का अनुभव उस युग में नहीं हुआ। बाद में जब उनका स्थान हो गया तो मौसा और फूफा जिसे शब्द बना लिए गए। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के अध्ययन में हाथ बटाते हैं। भौतिक शास्त्र के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य जब कुछ कहता है तो जो ध्वनि उसके मुंह से निकलती है और निकलने के बाद किसी के कान तक पहुंचती है तो आकाश में लहरों के रूप में चलती है। इन लहरों का अध्ययन करने में भौतिक शास्त्र ही हमारी सहायता करता है। वो बतलाता है कि ये लहरें किस प्रकार की होती हैं तथा अन्य ध्वनियों एवं भाषा ध्वनियों की लहरों में क्या अंतर होता है। प्रयोगात्मक ध्वनि शास्त्र के अध्येता भाषा विज्ञान के इस क्षेत्र के अध्ययन में भौतिक शास्त्र से बहुत लाभ उठा रहे हैं। स्वर व्यंजन आदि के तात्विक रूप पर भौतिक शास्त्र के आधार पर बहुत प्रकाश डाला जाता है। तर्कशास्त्र के अंतर्गत तर्कशास्त्र का भाषा विज्ञान से कोई यूँ तो सीधा संबंध नहीं है, पर भाषा विज्ञान वर्णनात्मक विषय न होकर व्याख्या प्रधान है और व्याख्या में बिना तर्क के काम नहीं चल सकता, अतएव उसे तर्कशास्त्र का ऋणी होना पड़ता है। यास्क मुनि ने अपने अर्थ विज्ञान विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त में तर्कशास्त्र से बहुत सहायता ली है। दूसरी ओर तर्कशास्त्र भी भाषा विज्ञान का कम ऋणी नहीं है, तर्कशास्त्र के ही सहारे चलता है, अतएव उसे अपने अध्ययन में बड़ी सतर्कता से प्रतिक्षण अपने सामने आने वाले शब्दों एवं वाक्यों पर सैद्धांतिक दृष्टि रखनी पड़ती है। मानव विज्ञान। मानव विज्ञान में मानव के विकास का विविध दृष्टियों जैसे मर्यादा, सामाजिक मनोविज्ञान, धर्म, अंधविश्वास तथा पर्व आदि से अध्ययन किया जाता है और भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है। अतएव दोनों ही एक दूसरे से अपने अध्ययन के लिए सामग्री लेते हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य में तरह तरह के अंधविश्वास घर करते रहे हैं, जिनका लेखा जोखा मानव विज्ञान में मिलता है। इन अंधविश्वासों का भाषा पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष में दिन के 2-4 लड़के मर जाते हैं, उनके लड़कों को जीवित रखने के लिए लोग अधिकतर रद्दी नामों से पुकारने लगते हैं, जैसे जोकू उसे तराजू में जोक या तोल कर, छेदी उसकी नाक छेद कर, बेचूं 2-4 पैसे में किसी दूसरे के हाथ बेच कर, घुरऊं कूड़ा, कतवारू कूड़ा, अलियार कूड़ा, लेढ़ा रद्दी आदि। स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, उसे घुमा फिरा कर किसी और रूप में पुकारती हैं। इसी प्रकार माँ बाप अपने बड़े लड़के का नाम नहीं लेते,
अंधविश्वास के ही कारण बिच्छू को टेंडकी, सांप को जेवर, कीड़ा, लाश को मिट्टी तथा चेचक को माता कहते हैं। पाखाने के भी बहुत नाम हैं जिसे घुमा फिरा कर कहने का प्रयास किया गया है, जैसे छिया, पाखाना, टट्टी यानी आड़ की जगह, झाड़ा, झाड़ी में। क्रिया रूप में भी इसके लिए घुमा फिरा कर ही प्रयोग किया जाता है, जैसे बहरे जाना, पाखाना जाना। इसका अर्थ दिशा जाना, जंगल जाना, नदी जाना, मैदान जाना, निमटने जाना, फराकत होने जाना आदि। अंधविश्वास के अतिरिक्त और भी सामाजिक मनोविज्ञान से संबंध बहुत सी गुत्थियाँ होती हैं जो भाषा में मिलती हैं। उनके स्पष्टीकरण के लिए भाषा विज्ञान को मानव विज्ञान की शाखाओं प्रशाखाओं का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरणार्थ अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने लिए देवानाम प्रिय का प्रयोग किया है और बाद में संस्कृत के ग्रंथकारों ने इसे मूर्ख का पर्याय बना दिया है। द्रविड़ भाषाओं में पिल्ले या पिल्लई अच्छे शब्द हैं। इनका प्रयोग नामों में भी किया जाता है, पर हिंदी प्रदेश में पिल्ला कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। ऋग्वेद की पुरानी ऋचाओं में असुर का अर्थ देवता है, पर परवर्ती काल की ऋचाओं में राक्षस है। यक्ष शब्द का पाली साहित्य में प्रयोग बुरे अर्थ में है, पर संस्कृत में अच्छे अर्थ में। इन सभी के कारण जानने के लिए भाषा विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है। भाषा की उत्पत्ति और उसके प्राचीन रूप तथा लिपि की उत्पत्ति आदि के अध्ययन में मानव विज्ञान से भाषा विज्ञान को सहायता लेनी पड़ती है। दर्शन और भाषा विज्ञान दोनों में घनिष्ठ संबंध है। भारत में मीमांसकों, नैयायिकों आदि दार्शनिकों ने इसी कारण अपने विषय पर विचार करते समय भाषा विज्ञान की अनेक बातों पर विचार किया है। जैसे मीमांसा के अन्विधानवाद सिद्धांत के अनुसार भाषा में वाक्य की भी सत्ता मूल है, पद उसी के तोड़े गए अंश हैं, किंतु अभिहितान्यवाद के अनुसार पद की ही सत्ता है, वाक्य उसी का जोड़ा हुआ रूप है। भाषा विज्ञान की अर्थ विज्ञान शाखा को तो लोग बहुत दिनों तक दर्शन के ही अंतर्गत मानते रहे हैं। भाषा विज्ञान और व्याकरण का भी अपना दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त समाज विज्ञान, सांख्यिकी, गणित, भाषा शिक्षण, काव्यशास्त्र, यांत्रिकी आदि अन्य ज्ञान विज्ञान से भी भाषा विज्ञान का संबंध है। समाज भाषा विज्ञान से संबंध के कारण ही समाज भाषा विज्ञान का विकास हुआ है। विद्यार्थियों, आगामी कक्षा में हम भाषा की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूप पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।